Hello and welcome everyone in the classroom of Punya Study Circle. Dear student, in this lecture we will be studying about bank or that business services which remove the hindrance of availability of finance. Besides solving the problem of finance in modern times, bank do provide us different kind of services like agency services, factoring services, journal services, utility bill payment, which makes smooth functioning of business operations possible. Here in this lecture, we will be trying to learn about where from the word bank has originated, what do we mean by bank in modern times, how many types of banks we are having in our economy. बच्चों, इस लेक्चर के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि बैंक से क्या अभिप्राय है, बैंक कितने प्रकार के होते हैं, किस आधार पर हम उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, और ये जो शब्द है बैंक जो बिजनेस सर्विसेज में रिकॉर्ड होता है, जो हमारी वित्तीय समस्या को सुलझाता है, जो हमें वो सेवाएं प्रदान करता है जिसकी सहायता से व्यवसाय का संचालन एवं विस्तार काफी ज्यादा आसान हमारे लिए, काफी ज्यादा सरल हमारे लिए हो जाता है। जब हम बैंक शब्द की बात करते हैं, इस शब्द की उत्पत्ति इटालियन शब्द से हुई है जिसको बेंची या बेंचरी कहा जाता था। एक्चुअली इटली के अंदर कुछ मनी एक्सचेंजर्स होते थे जो एक टेबल रखते थे, उस टेबल के अंदर वो डिफरेंट कंट्रीज कॉइन्स को मेंटेन करते थे जिनको एक दूसरे के लिए एक्सचेंज किया जाता था। इटली के अंदर ये शब्द ग्रीक शब्दकोश से आया है और ग्रीक शब्दकोश में ये शब्द है बैंक्यू। दोनों शब्दों का एक ही मतलब है बैंक। बट इन मॉडर्न टाइम्स व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड बैंक, दैट मीन्स वी आर रेफरिंग टू ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which is engaged in the business of accepting deposit and granting loan for various purposes besides providing the service of factoring, journal services, agency services and helping to the central bank in controlling money supply through credit creation. बेटे, जब हम एक बैंक शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम उस वित्तीय संस्थान के बारे में बात कर रहे हैं जो परंपरागत तौर पे लोगों से जमा स्वीकार करता है, सामान्य जनता से जमा स्वीकार करता है विभिन्न प्रकार के खातों के माध्यम से, और जनता को ही, चाहे वो हमारे मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे वो हमारे कंज्यूमर्स हैं, उनको अलग अलग समय अवधि के लिए अलग अलग प्रकार के ऋण प्रदान करता है। लेकिन वर्तमान समय में जो बैंक हैं वो बहुत सारी बिजनेस सर्विसेज, मर्चेंट बैंक सर्विसेज अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवाते हैं जिनकी सहायता से व्यवसाय गतिविधियों का संचालन न केवल सरल हो जाता है बल्कि व्यवसाय के विस्तार में भी हमें बहुत ज्यादा सहायता मिलती है। जो कैश हमारे लिए एक हेडक प्रूफ होता है, उस कैश को हम इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं, हमें समय पर कैश मिल जाता है, और जो आइडल कैश हमारे पास होता है उसको हम बैंक में पार्क करके वहां इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। Here we will try to learn about the meaning or definition of the bank in the words of T.G. Hart and how Indian Banking Companies Regulation Act has defined to a bank. According to T.G. Hart, banker is the one who in ordinary course of business receive money which he pays by honoring checks of persons from whom or on whose account it received. बेटे, बैंकर से अभिप्राय उस व्यक्ति से है या उस संस्था से है जो अपने सामान्य व्यवसाय में, या सामान्य व्यवसाय ही उसका ये है कि वो जनता से जमा स्वीकार करे, वो मनी रिसीव करे, और उस पैसे का भुगतान वो कैसे करता है, उन व्यक्तियों के द्वारा लिखे गए चेक को मान्य करके जिन व्यक्तियों के खाते से या जिन व्यक्तियों से उसे वह भुगतान या वह प्राप्ति प्राप्त हुई थी। जो डिपॉजिट हमें जिस व्यक्ति से मिला था उसी व्यक्ति के चेक को उस डिपॉजिट के अगेंस्ट हम ऑनर करके उस राशि का भुगतान करते हैं या उस राशि को वापस करते हैं विद इंटरेस्ट और विदाउट इंटरेस्ट डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ अकाउंट द डिपॉजिटर यूज फॉर पार्किंग हिज और हर कैश। जब हम बात करते हैं इंडियन बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट, जो हमारा इंडियन बैंकिंग कंपनी रेगुलेशन एक्ट 1949 है, इट सेज banking company is a company which transacts the business of banking, which means accepting deposit of money from the public for the lending or investment purpose which is repayable either on demand or on maturity of or expiry of a specific time period, which is also withdrawable by check, by draft, by order or otherwise. बेटे, जब हम किसी बैंकिंग कंपनी की बात करते हैं तो हम उस कंपनी की बात कर रहे हैं जो बैंकिंग के बिजनेस को ट्रांजैक्ट करती है, मतलब या तो जमा स्वीकार करती है या फिर विभिन्न प्रकार के ऋण उपलब्ध करवाती है सामान्य जनता को, या वो दोनों ही कार्य एक साथ कर रही
होती है। ऐसी कंपनी जो जमा स्वीकार करती है उसका भुगतान या तो मांगने पर या एक निश्चित अवधि के समाप्त होने पर चेक के माध्यम से, ड्राफ्ट के माध्यम से, पेइंग स्लिप के माध्यम से या किसी और माध्यम से कर दिया जाता है। ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, ऐसे वित्तीय संस्थानों को हम बैंक के नाम से हमारी आधुनिक अर्थव्यवस्था में जानते हैं। बेटे जो बैंक है उनका वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप and on the basis of functions performed by different types of bank. Here we are having classification of banks on the basis of ownership. That means who owns maximum capital in the total capital of a bank. When we are talking about public sector, private sector or cooperative sector bank, we are talking about the ownership vested in the bank. Public sector banks are all those banks in which at least 51% of the paid up capital is owned and controlled by the government. बेटे जब हम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के विषय में अध्ययन कर रहे हैं तो हमारा अभिप्राय उन सभी बैंकों से है जिनके अंदर कम से कम 51% निवेश सरकार के द्वारा किया जाता है। इसीलिए इन बैंकों के ऊपर सरकार का ही पूर्ण नियंत्रण होता है। सरकार अपने नियंत्रण को किस प्रकार से लागू करती है? इन बैंकों में डायरेक्टर्स या जो हमारे की मैनेजमेंट पर्सनल्स होते हैं उनको अपॉइंट करके इन सभी बैंकों का रेगुलेशन जो हमारे मनी मार्केट रेगुलेटर्स हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उनके द्वारा किया जाता है। ऐसे बैंकों को हम पब्लिक सेक्टर बैंक के नाम से जानते हैं। ये पब्लिक सेक्टर बैंक हमारे वो बैंक होते हैं जिनमें सरकार का ही निवेश होता है अधिकतम और सरकार का ही नियंत्रण हमारा बना रहता है। फिर बात करते हैं हम प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर दोज बैंक व्हिच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एंड दे प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बेटे निजी क्षेत्र के बैंक वो बैंक हैं जिनके ऊपर स्वामित्व और निवेश हमारे निजी व्यक्तियों का, औद्योगिक घरानों का या व्यक्तियों के समूह का होता है। ऐसे बैंक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से, जबकि जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनका उद्देश्य लाभ अर्जित ना करके देश की जो अर्थव्यवस्था है, देश के अंदर जो व्यवसाय है, देश की जो इकोनॉमी है उसको सुदृढ़ बनाना, उसका विस्तार करना होता है। लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन उपलब्ध करवाना, मतलब उनको बैंकिंग सेवाओं के साथ जोड़ना ताकि वो अपनी अर्निंग्स का, अपने सेविंग का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कर सके। वो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहलाते हैं। यहाँ हम जब क्षेत्र के आधार पर बैंक को डिवाइड करते हैं, इट मीन्स इन पब्लिक सेक्टर वी आर हैविंग ऑल टाइप्स ऑफ बैंक, विद दे आर कॉमर्शियल, विद दे आर इंडस्ट्रियल, पेमेंट बैंक और एनी अदर काइंड ऑफ अपेक्स बैंक। जब हम प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात करते हैं तो वहां भी वो सब सम्मिलित हो जाते हैं, चाहे वो व्यापारिक बैंक है, चाहे औद्योगिक बैंक है, चाहे वो हमारे कृषि बैंक हैं। यहाँ हम अध्ययन कर रहे हैं बैंकों का ओनरशिप के आधार पर। Here we are having cooperative sector bank, that means those banks which are established and organized by the group of individual. In this group of individual is assisted by the central government, state government or the sponsor bank. Generally these banks are established to strengthen the economic position of the members. जो भी सदस्य होते हैं ऐसे बैंकों के, उनको सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से या उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इस प्रकार के बैंकों की स्थापना एक ऐच्छिक लोगों के समूह के द्वारा की जाती है। वो सामान्यतः ये बैंक अपने सदस्यों को ही साख या क्रेडिट या लोन की सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं या उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। Here we will study about different types of banks on the basis of functions being performed by bank. कौन से कार्य किस प्रकार के बैंक के माध्यम से किया जाता है, क्या वो कॉमर्शियल बैंक है, इंडस्ट्रियल बैंक है या वो रेगुलेटर बैंक है हमारे। Here we are having 6 types of bank. कॉमर्शियल बैंक आप इनको व्यापारिक बैंक बोल सकते हैं, जनरली हमारे डीलिंग कॉमर्शियल बैंक के साथ ही होती है। इंडस्ट्रियल बैंक, औद्योगिक बैंक, एग्रीकल्चर बैंक, कृषि बैंक, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पेमेंट्स बैंक जो हमारे भुगतान बैंक की कॉन्सेप्ट हमारी रिसेंटली इंट्रोड्यूस की गई है 2017 से, एंड अदर अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। When we are talking about the commercial bank, means those financial institutions which primarily perform the function of accepting deposit through different types of account and granting loan for various purposes, and these loans are generally having short term to mid term maturity. बेटे जब हम व्यापारिक बैंकों के विषय में बात करते हैं तो हम उन बैंकों के विषय में बात कर रहे हैं जो बैंक सामान्य जनता से जमा स्वीकार भी करते हैं विभिन्न प्रकार के खातों के माध्यम से, जैसे करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है हमारा,
और जनता को बहुत प्रकार के लोन बहुत सारे उद्देश्यों के लिए प्रदान भी करते हैं, कंजम्पशन के लिए भी देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी देते हैं, ट्रेडिंग के लिए भी लोन प्रदान करते हैं। लेकिन जनरली इनके द्वारा दिए जाने वाले लोन अल्पकाल के लिए या मध्य काल के लिए ही होते हैं। लॉन्ग टर्म लोन दैट मीन्स एक्सीडिंग मैच्योरिटी बियॉन्ड 20 years आर नॉट प्रोवाइडेड बाय द कॉमर्शियल बैंक। ये जो हमारे कॉमर्शियल बैंक हैं वर्तमान समय में ये बहुत सारी सेवाएं एजेंसी फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, आपके यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट भी कर देते हैं, आपके जो सेविंग्स हैं उनको सेफ भी रखते हैं, आपको चेक की सुविधा भी देते हैं, आपके डेटर से कैश कलेक्ट भी करते हैं, आपके कस्टमर से कैश कलेक्ट भी करते हैं। बहुत सारी सेवाएं इन बैंकों के द्वारा जनता को दी जाती हैं। ये जो हमारे कॉमर्शियल बैंक हैं, यहाँ आप पब्लिक सेक्टर के कॉमर्शियल बैंक को भी काउंट कर सकते हैं। रिसेंटली इन 2020 वी आर हैविंग 12 पब्लिक सेक्टर कॉमर्शियल बैंक, 12 हमारे पास सार्वजनिक क्षेत्र के व्यापारिक बैंक हैं, वेयर एज वी आर हैविंग 22 प्राइवेट सेक्टर डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक। जो हमारे देश के ही बैंक हैं, हमारे घरेलू प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, उनकी संख्या 22 है। जबकि हम विदेशी कॉमर्शियल बैंक की बात करें, वी आर हैविंग 10 फॉरेन कॉमर्शियल बैंक ऑपरेट इन इंडिया। जैसे आप बोल सकते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है हमारा, सिटी बैंक है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, ये सभी हमारे फॉरेन कॉमर्शियल बैंक की कैटेगरी में रिकॉर्ड होते हैं। देन वी आर हैविंग इंडस्ट्रियल बैंक, औद्योगिक बैंक। These banks do not accept any kind of deposit from the public. Rather, they provide mid-term and long-term loan or credit facility to the industrial institution. बेटे जो उद्योगपति हैं, जो व्यापारी हैं, उनको मध्यकाल के लिए और दीर्घकाल के लिए ऐसे बैंक साख उपलब्ध करवाते हैं, लोन उपलब्ध करवाते हैं। These kind of banks are having main objective of contributing towards the industrial development and infrastructure development besides advancement of technology in the Indian industry. इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य होता है जो हमारा आधारभूत ढांचा है उसको विकसित करना, हमारी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना और हमारे जो उद्योग हैं उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, उनका विस्तार करना, उनको मॉडर्नाइज करना। We are having two types of industrial bank in our country, bank which are operate at national level and bank which are operational at state level. We can name Industrial Development Bank, Small Industrial Development Bank, ICICI, which is Industrial Credit and Investment Corporation of India, Industrial Finance Corporation of India, to name a few. ये सभी क्या है, हमारे राष्ट्रीय स्तर के औद्योगिक बैंक हैं। फिर हम बात करते हैं स्टेट लेवल पे, काफी सारे स्टेट हैं जिन्होंने स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश कर रखे हैं या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्टेट्स में स्टैब्लिश कर रखे हैं, वो भी हमारे राज्य स्तर के औद्योगिक बैंक की कैटेगरी में रिकॉर्ड होते हैं, काउंट होते हैं। Then we are having agriculture bank, as name implies. Agriculture bank means those banks which provide credit facility for short term and mid term for purchasing inputs, agriculture inputs, machine tool, equipment and improvement or development of land. कृषि बैंक की जब हम बात करते हैं तो हम उन बैंकों के विषय में अध्ययन कर रहे हैं जो बैंक कृषि उद्देश्य के लिए या कृषि से जुड़े हुए उद्देश्यों के लिए अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण प्रदान करते हैं। या तो वो कृषि का जो हमारा इनपुट होता है, जैसे हमारे सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, स्प्रेज हैं, उनको क्रय करने के लिए, उनको परचेज करने के लिए, या फिर जो हमारे मॉडर्न मशीन टूल्स हैं उनको परचेज करने के लिए, या फिर लैंड डेवलपमेंट के लिए। लैंड डेवलपमेंट मीन जैसे आपको स्प्रिंकलर सिस्टम इंस्टॉल करना है, आपको ड्रिपल सिस्टम इंस्टॉल करना है, आपको लेवलिंग ऑफ लैंड करनी है, आपको वहां फेंसिंग करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, वेयर हाउस या स्टोरेज फैसिलिटी डेवलप करनी है। फॉर ऑल दोज पर्पसेस लोन ग्रांटेड बाय द एग्रीकल्चर बैंक. Agriculture banks are categorized into two groups: cooperative agriculture banks and land development bank. Cooperative agriculture bank are operate similarly like the commercial bank. That means they accept deposit from the farmer as well as they grant loan and other kind of services like Kisan Credit Card. ये वो बैंक होते हैं सहकारी कृषि बैंक जो व्यापारिक बैंकों की तरह ही सेवाएं प्रदान करते हैं अपने ग्राहकों को, परंतु इनका जो ओनरशिप स्ट्रक्चर होता है, जो स्वामित्व होता है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। ये हमारी फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसी होती है, वैसे ही इनका संचालन या इनका स्वामित्व निहित होता है। इसके अंदर उन किसानों का भी हित होता है जिन किसानों ने मिलकर कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की है, राज्य सरकार का भी, केंद्रीय सरकार का भी और स्पॉन्सर्ड बैंक का भी हमारा हित होता है। ये जनरली किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए उनको कंसेशनल रेट पे लोन उपलब्ध करवाते हैं। हमारे पास जो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स हैं, वी आर हैविंग स्टेट एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव, सेंट्रल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव एंड प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी। प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज, स्टेट एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव और सेंट्रल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक्स हमारे पास हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, मींस दोज बैंक
which provide mid-term to long-term loan on the security of land. बेटे जो जमीन को गिरवी रखकर बैंक ऋण प्रदान करते हैं किसानों को, या तो उनको मॉडर्न इक्विपमेंट परचेज करना है, या उनको इनपुट परचेज करना है, या फिर उनका जो ओल्ड डेट है उसकी रिपेमेंट करनी है, या उनको लैंड रिफॉर्म करने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अपने जमीन के ऊपर उनको विकसित करने हैं, उन सभी बैंक्स को हम लैंड डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। हमारे पास स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स भी हैं और प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स भी हैं हमारे देश में। देन वी आर हैविंग रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो कॉन्सेप्ट है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 2 अक्टूबर 1975 ऑन द ओकेजन ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री महात्मा गांधी। जो हमारे राष्ट्रपिता हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया जिसको हम रीजनल रूरल बैंक के नाम से जानते हैं। प्रेजेंटली वी आर हैविंग 54 रीजनल रूरल बैंक ऑपरेट इन द कंट्री। द फर्स्ट बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड इन द मुरादाबाद सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश एंड इट वाज नेम्ड एज प्रथम बैंक। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1976। 1976 में इस बैंक की स्थापना की गई थी। इसका नाम है प्रथम बैंक। आज हमारे पास 54 बैंक हैं। जो रीजनल रूरल बैंक है उनका उद्देश्य होता है जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जो हमारे ग्रामीण अंचल के अंदर लोग हैं, to connect them with the banking services or ensure financial inclusion of them so that we can channelize their savings towards the industrial development of country. बेटे जो छोटी छोटी बचत होती है, जो लोग ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहते हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनको सेविंग की आदत विकसित करना और उनके सेविंग को औद्योगिक विकास की तरफ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ मोबिलाइज करना ताकि उन लोगों को भी फायदा हो बैंकिंग सेवाओं का और हमारे देश का आर्थिक विकास भी संभव हो पाए। हमारे देश में कैपिटल काफी ज्यादा स्कैर्स रिसोर्स है। ऐसे बैंक को हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बोलते हैं। इनका उद्देश्य होता है सेविंग हैबिट्स को प्रमोट करना, रूरल या रिमोट एरियाज में बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करना और ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना। Here we are having payment bank. This concept was probably introduced in the 2017. We are having presently 9 payment bank operate in our country like Paytm, Airtel, Mobile Wallet, etc. ये जो हमारे बैंक्स हैं जिसको आदित्य बिरला ग्रुप ने भी ओन किया है, हमारा जो इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट है उसने भी ओन किया है, ये वो बैंक है बेटे विच कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट अप टू 1 लाख रुपीज। दे हेल्प यू इन मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट। दे ऑल्सो प्रोवाइड यू डेबिट कार्ड एंड दे गिव इंटरेस्ट ऑन योर डिपॉजिट। ये आपको जो आपका 1 लाख रुपए तक का डिपॉजिट है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन 1 लाख रुपए से ज्यादा डिपॉजिट ये आपका एक्सेप्ट नहीं करते। दे प्रोवाइड यू करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट एज वेल एज करंट अकाउंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट सर्विसेज। पहले तो ये डिसाइड किया गया था कि ये जो बैंक है ये करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की ही फैसिलिटी आपको ऑफर करेंगे। नाउ डेज दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग फिक्स्ड डिपॉजिट सर्विसेज। जो हमारा समय अवधि डिपॉजिट है वो भी इन बैंक्स के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये ऑनलाइन पेमेंट को फैसिलिटेट करते हैं और जो हमारी ई इकोनॉमी है उसके कॉन्सेप्ट को वर्चुअलाइज करने में हमारी सहायता प्रदान करते हैं। फिर बात करते हैं अदर apex banking institutions. Here we are talking about those apex institutions which are having regulatory power related to different types of bank operate and controlling or providing finance to the different sections of industries. बेटे यहाँ जब हम अपेक्स बैंक की बात कर रहे हैं, हम उन इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं जो ऑटोनोमस बॉडी की तरह ऑपरेट करते हैं, जिनके पास रेगुलेटरी पावर्स है, मतलब वो विशेष प्रकार के बैंक का नियमन कर सकते हैं कि वो बैंक कितना क्रेडिट दें, उनकी क्रेडिट ग्रांटिंग की प्रोसेस कितना रहे और क्वांटम कितना रहे क्रेडिट ग्रांटिंग का। Here we have choose for you 5 apex banks which are established and operate in India: Reserve Bank of India, Export and Import Bank, National Bank for Agriculture and Rural Development, Industrial Reconstruction Bank of India and National Housing Bank. यहाँ हम उन इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं जिनके पास रेगुलेटिंग पावर है, कंट्रोलिंग पावर है और ये पावर्स उनको उनके विशेष कानून के द्वारा, जिनके द्वारा इन बैंक्स की स्थापना की गई है, उपलब्ध करवाई गई है। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1935 by Reserve Bank of India Act and it was nationalized in 1949. It is the central bank of India which is having money issuing authority besides acting as a banker to the bank and banker to the government. सबसे ज्यादा जो हमारी मनी मार्केट है, जो हमारी लिक्विडिटी मार्केट है, उसका नियमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू इट्स बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी विच इज टू बी फॉलोड बाय ऑल द कमर्शियल बैंक एंड शेड्यूल बैंक्स। उन सभी बैंकों के द्वारा
आर्थिक नीति जो हमारी मौद्रिक नीति पब्लिश की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका पालन करना अनिवार्य है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका उद्देश्य होता है हमारे देश के अंदर जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करना, उसको एक्सपेंड करना या उसको कॉन्ट्रैक्ट करना, हमारे इन्फ्लेशन को, जिसको मुद्रास्फीति बोलते हैं, महंगाई बोलते हैं, कंट्रोल करने के लिए, और हमारा जो जीडीपी है, हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है, उसको बढ़ाने के लिए ये मौद्रिक नीति बनाई जाती है। Then we are having Exim Bank. This bank was established in 1982, January 1982. Export Import Bank. This bank regulate the granting of credit to the exporter and importers by different kind of banks operate in India. चाहे वो कॉमर्शियल बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, या फिर वो हमारे अदर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल बैंक्स हैं, उन बैंकों को नियमन किया जाता है, रेगुलेशन किया जाता है, उनको बताया जाता है कि किन टर्म्स के ऊपर आप लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए लोन ग्रांट करेंगे एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को। तो जो हमारा गारंटी होती है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए लोन ग्रांट किया जाता है शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के लिए, उसका नियमन हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक करता है। Here we are having National Agriculture Bank for Rural Development, Agriculture and Rural Development. It was also established in 1982. जून 1982 में हमने नाबार्ड को एस्टैब्लिश किया, विच इज एब्रिवेटेड एज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये हमारा राष्ट्रीय स्तर का बैंक है जिसका उद्देश्य है जो हमारा रूरल अंचल है, जो हमारा ग्रामीण अंचल है, जो हमारा कृषि क्षेत्र है, उसका विकास करना है। बेटे जो प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग का हमारा टारगेट आता है उसके लिए नाबार्ड हमारा रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी उपलब्ध करवाता है कॉमर्शियल बैंक को, रीजनल रूरल बैंक को, या हमारे जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, वेदर दे आर कोऑपरेटिव बैंक्स और वेदर दे आर एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक, सभी के लिए जो टारगेट डिसाइड किया जाता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया जाता है, और उस टारगेट को इंप्लीमेंट करना इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ नाबार्ड। वो जो प्राइमरी सेक्टर का फंड है वो नाबार्ड को ट्रांसफर होता है और नाबार्ड इंस्ट्रक्ट करता है सभी बैंक्स को जो एग्रीकल्चर लोन ग्रांट करते हैं या एग्रीकल्चर लाइन एक्टिविटीज के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए लोन ग्रांट करते हैं, वो अपने लोन की ब्याज दर क्या रखें या किस आधार पर, किन शर्तों के माध्यम से किसानों को या उन व्यक्तियों को जो प्राइमरी सेक्टर के अंदर अकाउंट होते हैं उनको ऋण उपलब्ध कराएं, और जो ऋण उपलब्ध करवाया जाता है बैंकों को, उस ऋण का पैसा उन बैंकों को नाबार्ड से मिल जाता है। Then we are having Industrial Reconstruction Bank of India. Our country suffered with the industrial sickness during 1980s. जो 1980 का दशक रहा है वहां हमारे देश को औद्योगिक बीमारी ने बहुत ज्यादा जकड़ लिया था, एंड द बेसिक रीजन वो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। जो पब्लिक सेक्टर को हमने इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, उनको स्टिमुलस पैकेजेस दिए, उनको बजट फाइनेंसिंग दी, उन्होंने अपने को उपलब्ध ऋण का या अपने को उपलब्ध वित्त का बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया, मिसयूटिलाइजेशन किया, औद्योगिक घरानों का विकास हुआ, उन्होंने पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज से प्राइवेट सेक्टर की तरफ डाइवर्ट किया फंड्स को। इसकी वजह से हमारे देश में औद्योगिक बीमारी फैल गई। इस बीमारी को दूर करने के लिए, इन बैंक्स को दोबारा से रिवाइव करने के लिए, रिहैबिलिटेट करने के लिए इन इंस्टीट्यूशंस को, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस को जो बैंक बनाया गया उसका नाम रखा गया इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। Here we are having National Housing Bank. IRBI was established in maybe it was established in 1985. So far I know it was established in 1985 and came into being in 1986. National Housing Bank was established in 1988. बेटे जो नेशनल हाउसिंग बैंक है वो बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि आप लोग रेजिडेंशियल फैसिलिटीज के लिए या हाउसिंग फैसिलिटीज के लिए लोगों को लोन प्रोवाइड करें। उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहेंगे, उसकी मैच्योरिटी क्या रहेगी, किस कंडीशंस के ऊपर किस टर्म के लिए आप लोग लोन ऑफर करेंगे, दैट इज द रेगुलेटरी पार्ट ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक. This is all about the meaning, definition, types of bank. In our next lecture, we are going to study about functions performed by the commercial bank in the modern times. I'm sure that you have enjoyed this lecture. So don't forget to subscribe our channel, like our videos and share our video. See you soon. Have a good day.